आप बिहार को लेकर बहुत चाहते हैं, वो उत्साह मैं आप में देखती हूँ कि आप चाहते हैं एक प्रोग्रेसिव बिहार बने, बिहार फर्स्ट, युवा बिहारी, ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट ये मानते हैं कि अंत में सब कुछ वहां पर जात पर अटक जाता है। कास्ट फैक्टर देखकर ही कैंडिडेट खड़ा करो, कास्ट फैक्टर देख के ही आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो एमवाई का, चाहे आरजेडी इनकार करे लेकिन उनकी तरफ एक तरफा जाता है। इधर ईबीसी का आप देखें तो वोट नीतीश बाबू ले जाते हैं, और अपना एक ओबीसी और फॉरवर्ड का जो कास्ट सेंटिमेंट है वो बीजेपी के साथ, और आपके साथ भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आप जाति समीकरण की बात कर रहे थे। तो ये बिहार फर्स्ट, युवा बिहारी, ये सब धरा का धरा रह जाता है, कास्ट पर मामला अटक जाता है। इस सोच की क्या काट है आपके पास? ये आयरनी मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा अंजना जी, आयरनी रही है। और मुझे लंबे समय तक इस बात की तकलीफ, शिकायतें भी रहती हैं कि जब मैं बिहार में होता हूं, और जब मैं राजनीति में आया था अंजना जी, दिल्ली में पला बड़ा हूं, मुझे नहीं जात पात इतनी समझ में आती थी। और मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि जब मैं बिहार में जाता था तो मुझे ब्राह्मण मिलते थे, भूमियार मिलते थे, राजपूत मिलते थे, पिछड़ा मिलते थे, अति पिछड़ा मिलते थे, दलित मिलते थे, महादलित मिलते थे, मुस्लिम मिलता था, बट मुझे कोई बिहारी नहीं मिलता था। और ये शिकायत मैंने हमेशा से खुले मंच से भी मैंने रखी। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं अंजना जी, मैं जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता। मेरा एक अपना एमवाई समीकरण है। जो लोग जातीयता और सांप्रदायिकता पे अपने एमवाई समीकरण को आधारित करते हैं, वही मेरा एमवाई समीकरण महिला और युवा का है, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मैंने करके दिखाया। आप देखेंगे 5 सीटों पर ही मैं चुनाव लड़ रहा था, बट उन 5 सीटों में से 4 युवा और 2 महिलाओं को मैंने टिकट देने का काम किया। नारी शक्ति अधिनियम का 100% पालन मेरी पार्टी ने किया। ऐसे में मैंने अंजना जी एक्सपेरिमेंट भी किया। मैंने कुछ ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जो उस लोकसभा से सो कॉल्ड जातीय समीकरण पर खरे नहीं उतरते हैं, पर उसके बावजूद जनता ने उनको चुनने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि अगर जनता को आप एक अच्छा विकल्प देंगे, पढ़े लिखे लोग देंगे, नई सोच वाले लोग देंगे, तो मुझे लगता है कि जनता आज की तारीख में उनको चुनने के लिए जात पात धर्म मजहब की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। विकल्प देने की जरूरत है। और इस बात पर मुहर लगाई लोगों ने, क्योंकि आपने कई बार ऐसे लोग, और युवा, सबसे युवा सांसद भी महिला आपने वहां पर जिताई। लेकिन बिहार में बीजेपी बहुत अग्रेसिव हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आ रही है चिराग जी। अब इसको भी एनालिस्ट देख रहे हैं ना कि आप औरंगजेब का मुद्दा जो महाराष्ट्र का है, लेना न देना बिहार में उसको लेकर उछाला जा रहा है। यहां पर संभल का मुद्दा की होली एक 52 जुम्मा, ये मुद्दा वो उठा रहे हैं। क्या इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है? देखिए अंजना जी, हर पार्टी के अपने एजेंडे होते हैं, और ये कोई नई बात तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर एग्रेसिव रही है। हैविंग सेड इट ऑल, मेरे प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से स्पष्ट हैं कि हम लोग सबका साथ सबके विकास की हम लोग बात करते हैं। बट ये भी उतनी ही स्पष्टता से उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। जब राम मंदिर बनने की बात आई, उस वक्त भी तो उंगली उठती थी कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज जब बना दिया तो कह रहे हैं कि भाई आप हिंदुत्व पे आप इतनी हार्ड लाइन ले रहे हैं। बट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश का नेतृत्व कर रही है, 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रही है, और सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, जब आप पार्टी पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं तो वो अपने एजेंडे को आगे रखते हैं, ये उनका एजेंडा है। मैं गठबंधन में हूं, पर मेरा एजेंडा अलग है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं, उनके सम्मान, उनके विकास की मैं बात करता हूं। तो हर पार्टी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं, उस पर वो लोग आगे चलते हैं। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमेशा से हर जाति हर धर्म का सम्मान करने का काम किया। योजनाएं सबको ध्यान में रख के बनाई गई। गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर बिना किसी भेदभाव के उतारने का काम मेरी सरकार ने किया। तो ऐसे में किसी के साथ भेदभाव नहीं। हाँ, अब जब ये विषय आते हैं, आपने औरंगजेब और ये सारी बातें कि इतने दिन का जुम्मा होता है और एक दिन की होली आती है, मैं नहीं मानता कि राजनीति में इन तमाम बातों की जरूरत है। मैंने तो हमेशा से इस बात को कहा है कि किसी भी राजनेता को किसी भी धर्म के ऊपर बोलने का कोई हक बनता ही नहीं। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। राजनेताओं को इन तमाम बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अभी बाबा बागेश्वर गए थे बिहार, बिना मतलब की बयानबाजी उनको लेकर होने लग गई। भाई वो धर्म गुरु हैं, वो अपने धर्म की बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे ही करेंगे। ऐसे में जब नेता लोग ये सारी बातें करने लगते हैं तो आप जनता को भ्रमित करते हैं या उकसाने का काम करते हैं। राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अपने आप को इन तमाम विषयों से दूर रखना चाहिए और सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए, ये मैं मानता हूं।
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बहुत वहां पर बवाल है। उनके शिविर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की खुलकर बात करते हैं। अब इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़ा जाता है, क्योंकि संघ को लेकर संघ से जोड़ा जाता है, फिर संघ की आइडियोलॉजी से, और वहां से होते हुए बीजेपी तक पहुंचता है। आपको लगता है कि चुनाव के एंड पहले धीरेन्द्र शास्त्री का, श्री रविशंकर का वहां पर पहुंचना एजेंडा नहीं है? बिल्कुल एजेंडा नहीं है, और वो अपनी बात रखेंगे। अंजना जी, हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? वो धर्मगुरु हैं, वो जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन से वो आते हैं, वो अपनी इच्छा रखेंगे ही रखेंगे, और खुलकर रखेंगे हर मन से। आपने संघ का भी जिक्र किया, संघ ने भी अपनी बातों को हमेशा से खुल के रखा है। बट क्या ये बात मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं? क्या ये बात हमारी सरकार कर रही है? क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या एनडीए का गठबंधन हमारा कर रहा है, जो आज की तारीख में सत्ता में है? अंतोगत्वा अंजना जी, देश संविधान के आधार पर ही चलेगा, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। बट हाँ, हर किसी को अपनी बातें रखने का तो हक अधिकार है ही, अपनी सोच रखने का अधिकार है। मैं नहीं मानता कि आप क्या उम्मीद करेंगे इन धर्मगुरुओं से? भाई, वो अपने धर्म की बात करेंगे, और जो उनमें आस्था रखते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। बट मेरी व्यक्तिगत आस्था एक तरफ है, बट मेरी एक राजनीतिक भूमिका है जिसको कतई मिक्स नहीं होने दिया जा सकता। आप जानते हैं, मैं खुल के पूजा पाठ करता हूं, मैं कुंभ गया था, स्नान करके आया हूं, सारी बातें मैंने की हैं। बट वो मेरा एक व्यक्तिगत पहलू है। एक राजनेता के तौर पे मेरी जिम्मेदारी समाज के हर जाति, हर धर्म के बारे में बनती है, और यही भूमिका मेरे प्रधानमंत्री भी निभा रहे हैं, यही भूमिका हमारी केंद्र की सरकार निभा रही है, और यही भूमिका हर राजनेता को निभानी चाहिए। जब तक राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री ये सारी बातें नहीं बोलते, इसमें चिंता का विषय ही नहीं है ना। ये सब तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बिहार से पलायन कैसे रोका जा सकता है? पेपर लीक से लेकर डिग्री नहीं मिलना, मतलब अन्य जगहों पर कॉलेज में 3 साल में डिग्री मिल जाती है, वहां पर आज भी 5-5 साल तक डिग्री लेना मुश्किल है। ये सब कैसे ठीक होगा? पलायन कैसे रोकेंगे? इसके लिए क्या रोड मैप है? पलायन के लिए बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने बहुत क्लियरली इसको मैंने डिफाइन किया कि कैसे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग को डेवलप करने की जरूरत है। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की जरूरत है। जब तक वहां पे कारखाने नहीं लगेंगे, जब तक वहां पे उद्योग नहीं लगेगा, जब तक वहां पे निवेश नहीं जाएगा, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ये सब कैसे जाएगा? जब वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, वो परसेप्शन बदलेगा कि निवेशक देश से ही नहीं, दुनिया के दूसरे कोने से आए और बिहार को एक डेस्टिनेशन समझकर वहां पर निवेश करें। ईज ऑफ बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, इन तमाम विषयों पर कार्य शुरू हो चुका। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कार्य करना होगा हम लोग को, इन तमाम चीजों पर कार्य शुरू हो चुका है, और यही कारण है कि धीरे धीरे बिहार में वो बदलाव भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट हाँ, पलायन हम लोग तभी रोक पाएंगे जब वहां पे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करेंगे। आज की तारीख में अंजना जी, सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा पे वहां पे बल देना। वहां बिहार को हम लोग को एक एजुकेशनल हब बनाना होगा, जिस दिशा में पुनः हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेरे मंत्रालय का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट निफ्टम, वो हम लोग अगला, एक लंबे समय से मेरे मंत्रालय की मांग रही थी कि एक और निफ्टम की हमें जरूरत है। अभी तक मात्र देश में 2 निफ्टम है, एक तांजावुर में, एक कुंडली में, तीसरा निफ्टम अब बिहार में खुलने जा रहा है। एजुकेशन को हम लोग को जोर देना होगा। आज भी मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे बच्चों को आज भी कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। और वो बच्चा जब वहां पढ़ने के लिए जाता है, उसके बाद दूसरे राज्य में ही पूरी शिक्षा कंप्लीट करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पे घर खरीदेगा, वहीं पे शादी करेगा, वहीं पे बच्चे पैदा करेगा, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है। तो ऐसे में इन बच्चों को हम लोग रिटेन कर पाए, उसके लिए एजुकेशन को वहां पे और ज्यादा मजबूती हम लोग को देनी होगी। औद्योगिकरण को हम लोग को वहां पे मजबूती देनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मजबूत करना होगा, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को और मजबूत करना होगा। मैं सिर्फ पलायन रुकने का सपना नहीं देखता हूं, मैं रिवर्स माइग्रेशन की भी मैं सोच रखता हूं कि जो लोग पलायन करके बाहर गए हैं, वो कैसे अपने राज्य वापस आए। मैं उस दिशा में भी मैं सोच रखता हूं। जब मैं इंटरनेशनली भी ट्रैवल करता हूं, मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूं, और यही सजेशन लेता हूं। बीटो एक करके मैंने एक इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से मैं ऐसे बिहारियों को जोड़ता हूं जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं और वापस अपने राज्य जाकर अपने क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। तो उसका भी माध्यम बनने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बट मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें होंगी। चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष एलजेपीआर के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक के मंच पर आने के लिए और बिहार चुनाव से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।